वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज से आधुनिक भारत के इतिहास के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न इतिहास के सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इतिहास का ये जो पार्ट है जिससे प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसी को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग यूरोपीय कंपनी जो होती है यूरोप का देश, जैसे कि यह भारत देश है, तो यह भारत देश और यहाँ पे है भारत का दक्षिणी इलाका। तो यहाँ पे इसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ये मालाबार तट है। तो यहाँ पे केरल है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है। तो गोवा से केरल तक का जो तट था, इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा। तो यहाँ से पहले व्यापार हुआ करता था तुर्की देशों के साथ। धीरे धीरे क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस कारण व्यापार अवरुद्ध हो गया। और व्यापार अवरुद्ध होने के बाद यहाँ पे अरबों का कब्जा हो गया, अरब देशों का। हालांकि अरब देश पहले से व्यापार करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे, खास करके 15वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड की कंट्री थी, वहाँ पे पुनर्जागरण आया। तो पुनर्जागरण आने के बाद उनके पास पैसे की ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो पैसे की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो खर्च करने के लिए भी उन्हें साधन चाहिए था। और साथ ही साथ उनमें तो इसके लिए वे लोग क्या होने लगे कि मांसाहारी भोजन भी करने लगे। इसके कारण उन्हें मसालों की भी आवश्यकता पड़ने लगी। तो एक तो पुनर्जागरण और दूसरी तरफ उनकी जो रहन सहन और खान पान दोनों के स्तर में वृद्धि हो गई, मांसाहारी भोजन करने लगे। तो इसी कारण उनमें जो है पैसों की खर्च करने की प्रवृत्तियां बढ़ गई। तो इसके लिए भारत सबसे अच्छा उनका उदाहरण मिला, क्योंकि भारत मसालों का क्या था, बगीचा माना जाता था। यह जो तट है जिसे मालाबार तट कहते हैं, तो कोंकण तट और मालाबार तट, ये गोवा के पास को कोंकण तट और ये मालाबार तट। तो यहाँ पे अब यूरोपीय यात्री अपना आगमन शुरू किए। तो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते वे लोग, इधर है हमारा पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो जो यूरोपीय कंट्री हैं वे इसी रास्ते से, चूंकि ये रास्ता तो अवरुद्ध हो गया था, तो यहाँ से काफी लंबा दूरी तय करके वे लोग कहाँ आना शुरू कर दिए, भारत में। तो बीच में पड़ता था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब एक मार्ग था साउथ अफ्रीका, तो बार्थोलोमियो दिवास नाम का एक पुर्तगाली नागरिक था। तो बार्थोलोमियो दिवास नाम का एक पुर्तगाली नागरिक था। तो वह नाविक था एक तरह से। तो जब अचानक से वह चला, तो अपने यात्रा के दौरान, अपने नाविक की यात्रा के दौरान, तो उसे एक मार्ग दिखाई दिया भारत की तरफ जाने का, दक्षिण अफ्रीका की तरफ, जिसे उसने क्या नाम रख दिया, उसने कहा कि होप। होप का मतलब होता है आशा। होप का मतलब होता है आशा। तो इसका नाम ही रख दिया गया द केप ऑफ गुड होप। द केप ऑफ गुड होप। इसे उत्तरमासा अंतरिप भी कहा जाता है, द केप ऑफ गुड होप। और यह रास्ता सीधे जो केरल का तट है, गोवा का तट है, मालाबार, वहां तक आने लगा। और इस प्रकार यूरोपीय कंट्री का व्यापार बढ़ने लगा, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आ गए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन होता है। तो चलिए किस प्रकार से ये भारत आए, तो हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का यूरोपीय देशों के साथ 3 मार्गों से व्यापार होता था। कौन कौन? एक उत्तरी मार्ग,
अक्सास नदी से होता हुआ कैस्पियन सागर और काला सागर को पार करता हुआ जो यूरोप तक जाता था। दूसरा मध्य मार्ग था जो कि भूमध्य सागर से होता हुआ सीधे यूरोप तक जाता था। और तीसरा दक्षिणी मार्ग था जो समुद्र द्वारा मिस्र से होता हुआ नील नदी के मार्ग से यूरोप तक पहुंचता था। तो भारत का यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार होता था वह 3 मार्गों से होता था। एक उत्तरी मार्ग जो कि अक्सास नदी से होता हुआ कैस्पियन सागर और काला सागर को पार करता हुआ यूरोप तक जाता था। दूसरा जो मार्ग था वह मध्य मार्ग था जो कि भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप तक जाता था। तीसरा दक्षिणी मार्ग कहा जाता था जो कि समुद्र द्वारा मिस्र से होता हुआ नील नदी के मार्ग से यूरोप तक पहुंचता था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुस्तुनतुनिया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर तुर्की के अधिकार हो जाने से यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक मार्ग था वह क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो इसी कारण उन्होंने, अभी हमने बताया कि दूसरा रास्ता उन्होंने अपना लिया, केप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया। बार्थोलोमियो दिवास इसी ने इस रास्ते की खोज की थी जो कि पुर्तगाली नाविक था। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुस्तुनतुनिया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर तुर्की का अधिकार हो गया। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर भी तुर्की का अधिकार हो गया। तो इसी कारण यह जो मार्ग था, यह जो सीधा मार्ग था व्यापार होने वाला, यह अवरुद्ध हो गया। तो इसी कारण क्या हो गया कि जो भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापारिक मार्ग था वह क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, अर्थात उसमें रुकावट आ गई। यूरोपीय भारत जो है 16वीं शताब्दी में मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा निर्यातक था। तो भारत का जो केरल का तट है उसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिर्च, लौंग, ये जो सभी जो मसाले हैं, इलायची, ये चूंकि वहाँ पे एक कार्डेमम की पहाड़ी भी है केरल में, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी पठार है। कार्डेमम इलायची का खजाना कहा जाता है, उसे इलायची की पहाड़ी भी कही जाती है। तो वहाँ पर मसाले बहुतायत मात्रा में होते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और जो समुद्री तट है उसके लिए अनुकूल है। तो भारत 16वीं शताब्दी में मसालों, काली मिर्च और जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा निर्यातक था, अर्थात यहाँ से निर्यात होता था। यूरोपीय और भारत के बीच तुर्की और अरब देश पड़ता है और 16वीं शताब्दी में तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य, तो तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और अरबों की शक्ति भी उस समय क्या हो गई थी, तो बढ़ गई थी। तो जब यूरोपीय और भारत के बीच कौन देश पड़ता है, तो तुर्की और अरब देश पड़ता है। तो जो मसाले थे, तो जब तुर्की पर अधिकार, जब ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया तुर्की पर, तो अरब स्वतंत्र हो गए और ये मसालों के बगीचे पर काफी कब्जा कर लिए। अर्थात जो केरल का मालाबार तट है जहाँ पे मसालों का व्यापार होता था, तो उस पर उनका कब्जा हो गया, जो कि ये इलाका है मसालों का बगीचा वाला, दक्षिणी इलाका है, दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है। तो इन पर किसका अधिकार हो गया, तो तुर्कों का, जो अरबों का अधिकार हो गया। तो अरबों को हटाने के लिए भी यूरोपीय संघर्ष हुआ। तो यूरोपीय और भारत के बीच तुर्की और अरब देश पड़ता है। 16वीं शताब्दी में तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था और उस समय जब कब्जा होने के बाद अरबों की शक्ति काफी बढ़ गई, क्योंकि उस समय तुर्की का व्यापार हो रहा था, तो तुर्की पर तो ऑटोमन का साम्राज्य का कब्जा हो गया। तो अरब अब स्वतंत्र हो गए और उस जगह पर अब किसका कब्जा हो गया, तो अरबों का, अरबों की शक्ति बढ़ गई। दूसरा कारण था कि 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर पुनर्जागरण आ गया। पुनर्जागरण का मतलब हो गया कि काफी पैसे का विकास हो गया इटली में, इंग्लैंड में, और उसके बाद उसकी खपत भी जरूरत होने लगी, क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा तो इसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अर्थात उसके लिए उत्पादन भी बढ़ाना होगा,
जैसे कि महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू होगा, हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाएगी। तो पुनर्जागरण उसी को कहते हैं जब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बढ़ गई, पैसे का विकास होने लगा, इंग्लैंड में काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो गया, तो वही पुनर्जागरण हो गया। रेजोनेंस भी कहा जाता है इसे, अंग्रेजी में रेजोनेंस कहा जाता है। और पुनर्जागरण के बाद यूरोप के अंदर काफ़ी आर्थिक प्रोन्नति हुई। तो यूरोपीय अपनी आवश्यकता को छोड़कर क्या करने लगे कि आलीशान जिंदगी जीने की तरफ होड़ करने लगे। तो अब ये पैसे का इस्तेमाल क्या करने लगे, अपनी आलीशान जिंदगी जीने में करने लगे। दूसरी तरफ 15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर मीट मांसों का उत्पादन भी बढ़ गया, क्योंकि जब पैसे बढ़ेंगे तो लोगों का जो शौक है वह भी बढ़ेगा। तो मदिरा, तो शराब और मीट मांसों का भी उनमें उत्पादन बढ़ गया। अब मीट मांस के उत्पादन के लिए, भोजन के लिए मसालों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो मसालों की आवश्यकता पड़ गई। भारतीय मसालों के बाजार पर किसका कब्जा हो गया था, तो तुर्कों का, अरबों का कब्जा हो गया। अब अरब के लोग मालाबार तट से मसालों को खरीदकर किस मार्ग से यूरोपियों को बेच देते थे, तो स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से यूरोपीय को बेच देते थे। तो इससे यूरोपीय को घाटा होने लगा। क्यों घाटा होने लगा कि पहले तो व्यापार डायरेक्टली भारत से करते थे, अब बीच में अरब आ गए तो अरब उनसे मुनाफा कमाने लगे, तो जिस कारण यूरोपीय को व्यापार में घाटा होने लगा। क्योंकि अरबों का तो कब्जा हो गया था भारतीय मसाला बाजार पर, तो अरब के लोग अब क्या करते थे, भारत से मसाला खरीद के यूरोपीय को दोगुने दाम पर बेचते थे, जिससे यूरोपीय के लोगों पर जो है बोझ बढ़ गया। यूरोप के लोग क्रिश्चियन थे जबकि अरब के लोग मुस्लिम थे। तो इस प्रकार दोनों धर्मों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करने की भी होड़ लगी। तो एक तरफ तो मसाला का समस्या था कि हमें मसाला चाहिए, औने पौने पे दाम पर यूरोपियों को मिलने लगा। दूसरी तरफ यूरोपीय क्रिश्चियन थे, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। अरब जो थे वे मुसलमान थे, तो वे अपने मुस्लिम धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। तो श्रेष्ठता साबित करने की भी उनमें होड़ लग गई। तो इस प्रकार अब क्या हो गया कि जो यूरोपीय कंट्री थे, चूंकि यूरोपीय जो थे वे अच्छे नाविक थे, कुशल नाविक थे, खास करके पुर्तगाली और इटली के नागरिक। तो पुर्तगाली और इटली के नागरिक जो थे अच्छे नाविक थे, उनके पास अच्छे और उत्तम किस्म की जहाज थी, क्योंकि वे क्या करते थे, तो पानी मार्ग से ज्यादा व्यापार करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा था वह खोज करने के लिए इन्वेस्ट करने लगे, अर्थात मार्ग खोजने लगे कि किस मार्ग से भारत जाया जाए कि हमें व्यापार करने में सुविधाजनक हो, ताकि जो अरब जैसे बिचौलिया हमारे बीच में न पड़े। तो यूरोपीय जो थे वे खोज और समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए पैसे लगाना शुरू कर दिए। यूरोपीय खोज और समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए पैसे लगाना शुरू कर दिए। स्थल मार्ग से अरब और तुर्की से झगड़ा कर भारत से व्यापार करने के बजाय यूरोपीय देशों ने समुद्र मार्ग को अपनाया। अब उन्होंने कहा कि ये जो स्थल मार्ग था, चूंकि यह जो अफगानिस्तान का इलाका है, यहाँ पे अफगानिस्तान का जो इलाका है जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए यहीं से व्यापार होता था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गजनवी था, जो गोरी था, इसी रास्ते से भारत प्रवेश किया था, जो कि एक स्थल मार्ग है। यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, यहाँ पे खैबर दर्रा है, यहाँ पे गोमल दर्रा है। तो गोमल दर्रा, खैबर दर्रा के माध्यम से ये लोग प्रवेश किए थे, क्योंकि स्थल मार्ग था। तो अरबों के लिए यहीं से व्यापार उचित था। तो अब चूंकि यहाँ से अरबों का कब्जा हो गया ये पूरे मसाला व्यापार पर, तो यह रास्ता तो अवरुद्ध हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि पानी मार्ग का सहारा लिया। चूंकि यूरोपीय अच्छे नाविक थे, तो उन्होंने अब पैसे लगाना शुरू किया भारत के खोज पर। नाविक को पैसे देने लगे कि जाओ तुम भारत का खोज करो, पानी के रास्ता से जाओ, कि किस रास्ता से होकर भारत मिल जाए। तो उन्होंने उस पर पैसे खर्च करना शुरू किया। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि तुर्की और अरबों से झगड़ा करने से अच्छा है कि हम लोग एक ऐसा मार्ग खोजें जो समुद्री मार्ग हो,
और भारत से व्यापार के लिए सुविधाजनक हो। तो स्थल मार्ग से अरब और तुर्की से झगड़ा कर भारत से व्यापार करने के बजाय यूरोपीय देशों ने समुद्र मार्ग को अपनाया। तो इसी लिहाज से 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफस कोलंबस जो कि इटली का नागरिक था, वह भारत की खोज करने चला, लेकिन कहाँ पहुंच गया? तो अमेरिका पहुंच गया। और 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज कर दी और वहां पे उसने देखा कि लाल लाल रंग के नागरिक हैं, तो उसने उसका क्या नाम रख दिया? रेड इंडियन। इसीलिए आज भी अमेरिका के मूल नागरिक क्या कहे जाते हैं? तो रेड इंडियन कहे जाते हैं। याद रखेंगे, रेड इंडियन। तो अमेरिका की खोज किसने की? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफस कोलंबस ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अमेरिका की खोज की 1492 में। भारत की खोज करने चला था कोलंबस, पहुंच गया अमेरिका। तो इस प्रकार 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफस कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नागरिक, हमने बताया था पुर्तगाली नागरिक जिसका नाम था बार्थोलोमियो दिवास। तो बार्थोलोमियो दिवास ने दक्षिण अफ्रीका के एक केप ऑफ गुड होप की खोज की। हमने बताया था कि उसे एक रास्ता मिला और उसने कहा होप का मतलब आशा, शायद यह भारत के लिए जाने का एक मार्ग हो, यह उसके लिए एक अच्छी आशा लेकर आएगा। तो इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब रास्ता, गुड होप अच्छा आशा के साथ। तो उसे उत्तमाशा अंतरिप भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और जो बार्थोलोमियो दिवास था कहाँ का था? तो पुर्तगाली था। याद रखेंगे कि 1498 ईस्वी में बार्थोलोमियो दिवास ने दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसे उत्तमाशा अंतरिप भी कहा जाता है। और बार्थोलोमियो दिवास कहाँ का था? तो पुर्तगाली था। तो पूछा जाता है कि बार्थोलोमियो किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो बार्थोलोमियो दिवास ने, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका में। और इसी रास्ता से यह गया फिर, और उसने बताया। तो उसके बाद कहा कि दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, तो आप वहीं से भारत की खोज कर सकते हैं। वहां हमें एक मार्ग दिखाई दिया है भारत के जाने का। इसके बाद अब आता है कौन? तो अब यहां से आना शुरू होता है, यूरोपीय कंपनी के आने का अब क्रम शुरू हो गया। अब ये गया तो सबसे पहले किसे बताया? तो एक बहुत बड़ा नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। याद रखेंगे, यह क्रम पूछा जाता है कि क्रम से सजाया जाए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर डच आए। डच का मतलब होता है हॉलैंड के निवासियों को डच, नीदरलैंड वर्तमान में कहते हैं। तो नीदरलैंड के नागरिक आए, डच नागरिक आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए। डेनमार्क के जो यात्री हैं उन्हें डेनिश कहा जाता है। तो डेनमार्क के नागरिक आए और अंत में फ्रांसीसी आए। तो अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। एक बात याद रखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन सबसे बाद में वे गए। 1961 में गोवा को स्वतंत्र कराकर इन्हें हटाया गया। याद रखेंगे। तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली, उसके बाद डच अर्थात नीदरलैंड अर्थात हॉलैंड, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ये क्रम याद रखेंगे। एक चीज याद रखेंगे, पुर्तगाली जो है वे खोज के लिए जाने जाते हैं। खोज का मतलब होता है कि समुद्र के रास्ते अन्य देशों का खोज करना। जैसे कि एक तरफ जो वास्को डी गामा था वह भारत की खोज किया, उसके बाद इटली का नागरिक पर पैसा लगाया गया था, वह भी पुर्तगाल से ही चला था कोलंबस, और उसने अमेरिका की खोज की। तो 17 मई 1498, सॉरी यहाँ पे 17 मई डेट होगा, तो इसे 20 मई को 17 मई कर लेंगे। तो 17 मई 1498 ईस्वी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट, जो कि कोझिकोड केरल के कोझिकोड में पड़ता है, तो कालीकट पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर। और वहां पर एक नागरिक, गुजराती नागरिक जिसका नाम था इवेन मजीद नामक गुजराती नागरिक वास्को डी गामा को कालीकट ले गया, कालीकट बंदरगाह पर ले गया। तो 17 मई 1498 ईस्वी को
पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? तो केरल के कोझिकोड में। तो केरल के कोझिकोड में पहुंचा और उसे वहां तक पहुंचाने वाला नागरिक कौन था? तो इवेन मजीद नामक एक गुजराती नागरिक था। तो उसको वहां पे ले गया, वास्को डी गामा को कहां तक ले गया? कालीकट बंदरगाह तक। और वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो उस समय वास्को डी गामा, उस समय वहां का एक राजा था, जो कालीकट था वहां का एक लोकल राजा था जिसका नाम था सुथरीन। उसका नाम वास्तव में सुथरीन था, लेकिन वहां के राजा को लोग गोवा के वहां के लोकल भाषा में क्या कहा जाता था? जमोरिन कहा जाता था। प्यार से उसे जमोरिन कहा जाता था, वास्तव में उसका नाम था सुथरीन। तो पारंपरिक तरीके से उसने स्वागत किया। जो वास्को डी गामा था तो गुजरात के जो कालीकट बंदरगाह का जो राजा था कालीकट का, जिसका नाम था सुथरीन, और उसे वहां पर लोकल भाषा में जमोरिन कहा जाता था। तो उस जमोरिन ने पारंपरिक तरीके से इसका स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से जिस तरह से अपने राज्य में स्वागत किया जाता है, तो स्वागत किया। इसके बाद जो वास्को डी गामा है वह भारत से क्या क्या ले गया? तो सबसे पहले उसने व्यापारिक केंद्र खोला। भारत में व्यापार केंद्र खोला कहां के? कालीकट में, कोचीन में और केन्नानौर में। तो जो केरल का मालाबार तट था, तो वहां पे उसने 3 जगहों पर अपना व्यापारिक केंद्र खोला। कहां पे? कालीकट, कोचीन और केन्नानौर में। एक इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा भारत से क्या क्या चीजें ले गया? मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटियां ले गया। तो वास्को डी गामा भारत से मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटियां ले गया और वहां पर जाकर बेचा और 60 गुना लाभ कमाया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब वास्को डी गामा उसे ले गया तो कितना लाभ कमाया? तो 60 गुना लाभ कमाया। अर्थात 10 रुपया का चीज ले गया और 600 में उसे बेच दिया। याद रखेंगे, 60 गुना लाभ। जब वास्को डी गामा ने भारत से प्राप्त लाभ को, वास्को डी गामा वहां पे गया तो वहां पर एक नाविक था जिसका नाम था पेट्रो अलवर्ज कबराल, जो कि एक नाविक था जिसने ब्राजील की खोज की। जिसने क्या किया? ब्राजील की खोज की। तो वास्को डी गामा लेकर चला गया 60 गुना लाभ कमा के। कब गया? 1499 ईस्वी में। 1499 ईस्वी में यहां से चला गया और वहां पर जाकर 60 गुना लाभ कमाया। और जाने के बाद वास्को डी गामा से पूछा गया, अरे भाई ये चीजें कहां से ला रहे हो, इतना लाभ कैसे कमा लिए? तो उसी का एक मित्र था जिसका नाम था पेट्रो अलवर्ज कबराल। तो पेट्रो अलवर्ज कबराल को उसने इसके बारे में बताया, जिसने ब्राजील की खोज की थी। याद रखेंगे कि ब्राजील का खोजकर्ता कौन था? तो पेट्रो अलवर्ज कबराल। तो उसने उसको बताया और बाद में वह पेट्रो अल कबराल जो कि ब्राजील का खोज किया था, उसके बाद अन्य लोगों को बताया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। याद रखेंगे, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और अपने जीवन काल में कितने बार पूरे बार भारत आया? तो 3 बार भारत आया था। याद रखेंगे कि वास्को डी गामा अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो ये तो था वास्को डी गामा। एक चीज और याद रखेंगे कि वास्तव में वास्को डी गामा गया क्यों? तो वास्को डी गामा को 1499 ईस्वी में अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा और वह 1499 में पहली बार वापस लौट गया। तो याद रखेंगे कि 1498 में तो आया और 3 जगहों पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। कहां पे? तो एक तो बनाया केरल में, एक तो बनाया केन्नानौर में, दूसरे बनाया कोचीन में और तीसरा जो बनाया कालीकट में। लेकिन व्यापार उसका अच्छा चल रहा था। तो जाने का मुख्य कारण क्या था? तो
तो कि वास्को डी गामा 1499 में यहाँ से वापस चला गया, इसका मुख्य कारण था कि उसे अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा। अरब नहीं चाहते थे कि कोई भी यूरोपीय कंट्री भारत के साथ डायरेक्टली व्यापार करे, तो अरबों के विरोध का सामना करने के कारण पहली बार वह 1499 ईस्वी में वापस पुर्तगाल चला गया। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, और अपने पूरे जीवन काल में पूछा जाए कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, तो 3 बार। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई, कहां पे लगाई? 1502 ईस्वी में कोचीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1502 ईस्वी में कहां पे लगाई? कोचीन में। हालांकि जब वह आया था तो एक छोटा मोटा जो है व्यापार करना शुरू किया था, कहां पे? कालीकट, कोचीन और किन्नानौर में। लेकिन 1502 ईस्वी में जब वो आया वास्को डी गामा, तो पूरी तरह से एक फैक्ट्री स्थापित कर दिया सबसे पहला। कहां पे? 1502 ईस्वी में कोचीन में। तो सबसे पहला वीवीआई प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई? तो कोचीन में लगाई। इसके बाद पुर्तगालियों का वर्चस्व भारत में बढ़ता चला गया। अब वे क्या होने लगे कि यह जब गया वास्को डी गामा, तो उसने कहा कि भारत में व्यापार करना आसान है, अब आप लोग जो है व्यापार के साथ साथ उस पर कब्जा करने के लिए भी सोचें। तो इसी लिहाज से भारत में अब पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बना। कौन? 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बना। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चूंकि जो पहला गवर्नर था 1505 ईस्वी में, वह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था भारत में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक नियम को फॉलो किया, एक नियम को अपनाया कि जो समुद्र पर राज करेगा वही पूरे महादेश पर शासन करेगा। तो दोज हु रूल द सी विल रूल द कॉन्टिनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस नियम का पालन किसने किया, इस नियम की शुरुआत किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अर्थात उसने समुद्र पर कब्जा करने का नीति की शुरुआत की। दोज हु रूल द सी विल रूल द कॉन्टिनेंट, अर्थात जो समुद्र पर राज करेगा वही महाद्वीप पर शासन करेगा। तो इसी नीति के तहत जल सामरिक शक्ति का उसने विकास करना शुरू किया तथा भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। और याद रखेंगे कि पुर्तगाली सुरक्षा के लिए उसने अनेक दुर्गों का भी निर्माण कराया, अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। याद रखेंगे, दुर्ग अर्थात किला। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें क्या रहा? असफल रहा। चूंकि अभी हमने बताया कि उसने जो नियम को पालन किया, क्या नियम था कि दोज हु रूल द सी विल रूल द कॉन्टिनेंट, अर्थात जो समुद्र पर राज करेगा वही महाद्वीप पर शासन करेगा। तो इसी नीति के तहत उसने अपनी जल सामरिक शक्ति का विकास करना शुरू किया और भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। और उसने पुर्तगाली सुरक्षा के लिए अनेक दुर्गों का भी निर्माण कराया और वह 1509 ईस्वी तक रहा। उसके बाद वह चला गया। अब चला गया तो क्यों चला गया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था इसी नीति के तहत, लेकिन वह इसमें क्या रहा? असफल रहा।
और 1509 ईस्वी में वापस चला गया। समुद्र पर उसने कब्जा करने में असमर्थ रहा और वापस वह पुर्तगाल चला गया। फिर उसके बाद अगला बन के कौन आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविक, जिसका नाम है अल्बुकर्क। लेकिन जाने से पहले यह तो यह पूछा जाता है कि कब से कब तक रहा पहला गवर्नर, तो 1505 से 1509 ईस्वी तक। उसके पहले 1508 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुर्की के सुल्तान महमूद चिगारा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच मुंबई से 60 किलोमीटर दूर चोल का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र मारा गया। तो चूंकि कब्जा करने के समुद्र में वह कब्जा करना चाहता था, तो तुर्कों के साथ उसका युद्ध हुआ। कब? 1508 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान महमूद चिगारा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच। कहां पे? मुंबई से 60 किलोमीटर दूर चोल नामक जगह पे, जिसे चोल का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र शहीद हो गया, मारा गया। क्यों मारा गया? पुर्तगाली से पहले मुगलों की पैदल सेना काफी मजबूत थी। क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे तो वे तो एक कंपनी बनाने के लिए आए थे, और यहां पर पहले से ही अरबों का कब्जा हो गया था। हालांकि काफी हद तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में कब्जा करने पर क्या हो गया था, तो वह एक तरह से मजबूती से अपना पैर बढ़ा चुका था। लेकिन पहले से अरब थे तो उनकी पैदल सेना काफी मजबूत थी। पुर्तगाली से पहले मुगलों की जो पैदल सेना थी वह काफी क्या थी, तो मजबूत थी। याद रखेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मुख्य काम था, किस लिए उद्देश्य से आया था, तो पूछा जाता है कि पुर्तगाली ब्याज और व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो उसका मुख्य काम था पुर्तगाली ब्याज और व्यापार को बढ़ाना था। साथ ही एडेन, ओरमुज और मलक्का से मुस्लिम के व्यापार को समाप्त करना था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो भारत आया था यह गवर्नर बन के, तो किस उद्देश्य से आया था, तो वह भारत में अपने व्यापार को तो बढ़ाना चाहता था, साथ ही साथ पुर्तगाली ब्याज को भी बढ़ाना चाहता था। क्योंकि पुर्तगाली जिस तरह से वास्को डी गामा गया और 60 गुना लाभ कमाया, तो वह चाहता था कि अपने व्यापार को बढ़ाकर और से ज़्यादा ब्याज कमा सके। साथ ही साथ एडेन, ओरमुज और मलक्का से उन तीनों इलाकों पर मुस्लिम व्यापार का कब्जा था, मुस्लिमों का कब्जा था, मुस्लिम व्यापारियों का कब्जा था। तो एडेन, ओरमुज और जो मलक्का द्वीप हैं, इन सब जगहों से मुस्लिम व्यापार को वह समाप्त करना चाहता था। इसी के लिए तो उसने एक नीति अपनाया, दोज हु रूल द सी वी रूल द कॉन्टिनेंट। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि समुद्र पर कब्जा करने की नीति किसने अपनाई, तो अल्मीडा ने। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने इस नीति को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे क्या कहते हैं, कॉटेज सिस्टम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि समुद्र पर राज करने की नीति, समुद्री जल नीति को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया पुर्तगालियों ने, जिसे क्या कहा जाता है, तो कॉटेज सिस्टम कहा जाता है। कॉटेज सिस्टम याद रखेंगे, कॉटेज सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉटेज सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने, खास करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। तो 1509 ईस्वी में तो चला गया कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला जो गवर्नर आया, इसके बाद अगला गवर्नर आया जो कि पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर आया। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, और इसे ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्बुकर्क ने विजयनगर, जो कि कर्नाटक में है, हम लोग मध्यकालीन भारत में इसे पढ़ चुके हैं, तो विजयनगर जो कि कर्नाटक में था, वहां के राजा
श्री कृष्ण देव राय से भटकल नामक जगह को छीन लिया और साथ ही साथ सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह का नियम अपनाया। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो सवाल यहीं पे उठता है कि भारतीयों से विवाह का नियम की शुरुआत किसने की? तो इसी ने की, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्यों? क्योंकि वह भारत में पुर्तगालियों की संख्या क्या करना चाहता था? तो बढ़ाना चाहता था। भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए अल्बुकर्क ने भारतीयों से विवाह की नीति अपनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैरिज की नीति अपनाया किसने? अल्बुकर्क ने। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह का नियम अपनाया। चूंकि उसने आया तो देखा क्या कि भारत में खास करके जो महिलाओं की पति हैं अर्थात दामाद हैं तो उनकी काफी इज्जत होती है। तो इसी कारण उसने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह का नियम अपनाया कि विवाह होने के बाद उनका जो इलाका है वह पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाएगा। तो अपनी पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह के नियम को अपनाया, याद रखेंगे। और विजयनगर जो कर्नाटक में था वहां के राजा श्री कृष्ण देव राय से भटकल को छीन लिया और सती प्रथा को उसने समाप्त करने का प्रयास किया। महिलाओं से विवाह करने के साथ ही उसने क्या किया कि अपने कर्मचारियों को भारतीय महिलाओं से व्यभिचार करने की भी छूट दे दी। व्यभिचार अर्थात मतलब गलत काम करने की छूट दे दी कि जाइए और भारतीय महिलाओं से आप गलत गलत काम कर सकते हैं, याद रखेंगे। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। याद रखिए, हम लोग जब विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे, जब हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ रहे थे, तो ये चीजें हमारे सामने आ चुकी थी कि बीजापुर का राजा उस समय कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वाज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखेंगे, भारत में पुर्तगालियों का जो कब्जा रहा वह कहां पर रहा? पश्चिमी घाट। तो भारत की जो पश्चिम के इलाके हैं, पश्चिम के जो तटीय क्षेत्र हैं, उन्हें पश्चिम घाट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत गोवा, महाराष्ट्र और केरल के तट आते हैं, गुजरात से लेकर केरल तक। कहां पर? गोवा में, दमन और दीव में, इन सभी पर उनका कब्जा रहा। तो भारत में पुर्तगालियों का कब्जा कब तक रहा? पश्चिमी घाट के अंदर गोवा, दमन और द्वीप पर रहा, याद रखेंगे। 1503 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट कि 1503 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग अर्थात पुर्तगाली किले का निर्माण किया। कहां पे? कोचीन में। कब किया? तो 1503 ईस्वी में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1503 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कोचीन में पुर्तगाली किले का निर्माण किया। 1515 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। तो 1515 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। याद रखेंगे कि 1515 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर भी समाप्त हो गया। अब आता है तीसरा गवर्नर। इसके बाद धीरे धीरे व्यापार जो है पुर्तगालियों का चलता रहा। अरबों का व्यापार अच्छी तरह से चलता रहा।
1529 ईस्वी में तीसरा गवर्नर आया, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया। कौन सा? तीसरा। और 1538 ईस्वी तक रहा, 9 वर्ष तक उसका यहाँ पे गवर्नर के रूप में शासन रहा। तो नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया और 1538 ईस्वी तक वह भारत में रहा। और नीनो डी कुन्हा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित कर दी? तो कोचीन से गोवा स्थापित कर दी, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में एक दुर्ग बनाया और उसके बाद कोचीन को ही वह राजधानी बना लिया था। लेकिन इस नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी हटाकर गोवा बना ली और यही गोवा जो है पुर्तगालियों का मेन गढ़ रह गया। तो आज भी 1961 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का जो है कब्जा रहा। आज भी जो है गोवा के इलाके में लगता है जैसे कि हम लोग पुर्तगाल में आ गए, जो कि क्रिश्चियन लोग अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो नीनो डी कुन्हा अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थापित कर दिया। कब? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में क्या रख दिया? तो कोचीन से गोवा अपनी राजधानी बना दी। नीनो डी कुन्हा ने उस समय के गुजरात के शासक बहादुर शाह की धोखे से हत्या करके उसके अधीन आने वाले कौन कौन द्वीप? तो बेसिन द्वीप और दादर नागर हवेली को अपने अधीन कर लिया। तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि उस समय के गुजरात के शासक बहादुर शाह की धोखे से हत्या करके उसने उसके अधीन आने वाले कौन कौन से द्वीप? बेसिन, दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली को अपने अधीन कर लिया। याद रखेंगे। अब जो है कि भारत में जो पुर्तगाली थे वे असफल क्यों हो गए? तो असफल होने के कारण थे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखें कि अगला जो चौथा गवर्नर आता है तो 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा जो है उसकी वह वापस चला जाता है। फिर चौथा गवर्नर आता है कौन? 1542 ईस्वी में, जिसका नाम था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा चौथा गवर्नर आता है। उसके साथ ईसाई संत अब जो है उनकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। अब ये भारत में क्या आने लगे? तो अपने संतों का प्रचार करने लगे। ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म में आने के लिए क्या किया? तो प्रेरित किया। अल्फांसो डिसूजा चौथा गवर्नर था पुर्तगालियों का। तो 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ, जो कि चौथा गवर्नर था पुर्तगालियों का, ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया, जिसने क्या किया कि गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया। याद रखेंगे। और अल्फांसो डिसूजा कौन सा गवर्नर था? तो चौथा गवर्नर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने एक चीज याद रखेंगे कि पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को, चूंकि पुर्तगालियों ने क्या किया कि अरबों से समुद्र को छीन लिया था, खास करके अल्बुकर्क ने, तो उसके बाद पुर्तगाली साम्राज्य को क्या नाम रखा? इस्तादो द इंडिया, अर्थात पुर्तगाली साम्राज्य। क्या नाम रखा? तो पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया था। इस्तादो द इंडिया, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र में गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा कर देना पड़ता था। जब उनका कब्जा हो गया तो उस क्षेत्र से जो जहाज गुजरता था तो उस जहाज को टैक्स देना पड़ता था, सुरक्षा कर देना पड़ता था कि ठीक है आप जहाज ले जाइए, यदि आपकी जहाज को कुछ हो जाता है, अरबी लुटेरे लूट लेते हैं, तो उसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी। यदि आप टैक्स देते हैं
तो हम आपकी जवाबदेही लेंगे, आपके जहाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे। तो इस प्रकार सुरक्षा का टैक्स लेते थे। और जो समुद्री साम्राज्य था तो पुर्तगालियों ने उसका क्या नाम रखा था, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया नाम दिया था, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा कर देना पड़ता था। और इसी को कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। अभी हमने उसे बता दिया, जिसे कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। यह जो कार्टेज सिस्टम था एक परमिट की भांति हुआ करता था, अर्थात आप हमसे परमिट लीजिए तो आप बाहर जाइए, आप समुद्र के उस पार जाइए व्यापार कीजिए। तो यह जो कार्टेज सिस्टम था एक परमिट की भांति हुआ करता था। मुगल साम्राज्य अकबर भी एक बार गुजरात के शासक को पराजित करने के लिए, उदय सिंह को पराजित करने के लिए इस जगह को पार करना पड़ा, तो उसे भी वह सुरक्षा कर देना पड़ा था। तो मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी यह सुरक्षा कर देना पड़ा था। याद रखेंगे, जब वह उदय सिंह को पराजित करने गया था, कहां पे, गुजरात में। तो मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी यह सुरक्षा कर देना पड़ा था। याद रखेंगे। अब यह है कि भारत में पुर्तगालियों की कौन कौन सी चीज देन है। तो भारत में पुर्तगालियों की कौन कौन सी चीज है देन। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या क्या चीज दिया भारत में। तो पुर्तगालियों ने तंबाकू, अनानास, शरीफा, नाशपाती, इन सभी की खोज की और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, तो पुर्तगालियों ने। और भारत में क्या क्या दिया, तंबाकू, अनानास, शरीफा, नाशपाती, ये सभी पुर्तगालियों ने भारत में दिया। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च, जहाज निर्माण, मकई, आलू, ये सभी पुर्तगालियों की देन है। तो भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च, जहाज निर्माण, ये सभी पुर्तगालियों की देन है। साथ साथ आलू और मकई भी, चूंकि उतना ही क्षेत्र तक सीमित था। यह जो मसाला था यह एक ही विशेष क्षेत्र तक सीमित था, मालाबार तक, लेकिन पुर्तगालियों ने इसे पूरे भारत में फैला दिया। और साथ साथ भारत को क्या दिया, तंबाकू, अनानास, शरीफा, याद रखेंगे, नाशपाती, ये सभी चीजें दिया। याद रखेंगे। भारत में तो हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि डचों को देखेंगे, अंग्रेज को देखेंगे और उसके बाद फ्रांसीसियों को देखेंगे और उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यहां से 2 प्रश्न तो श्योर है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और उसके बाद पुर्तगालियों के बाद शुरुआत करेंगे हम लोग डचों को। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।